नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवाद क्लासेज पर। काफ़ी दिन से आपकी वीडियो नहीं आए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। और अब आपको जो है कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। हमारी श्रृंखला चल रही थी अधिगम, और जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे अधिगम के सिद्धांत। हम थार्नडाइक का सिद्धांत पढ़ चुके थे। आज उसी सिद्धांत के क्रम में हम पढ़ेंगे स्किनर का सिद्धांत। तो आइए शुरू करते हैं स्किनर का सिद्धांत। आज का हमारा टॉपिक है स्किनर का सिद्धांत। स्किनर का सिद्धांत। स्किनर के इस सिद्धांत के कई एक नाम हैं, और जो मुख्य नाम है, अगर हम इनके नामों की चर्चा करें, सिद्धांत के नाम, सिद्धांत के नाम, इस सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। जो मुख्य नाम है वह है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ये पहला नाम है और यही मुख्य नाम है। स्किनर के इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। दूसरा इस सिद्धांत का नाम है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। और पेपर में कई बार पूछा गया है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो इसी सिद्धांत का नाम है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत इसी सिद्धांत का नाम है। इसी सिद्धांत को कहते हैं साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए चौथा नाम है इसका साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत इसी सिद्धांत को कहा जाता है। थार्नडाइक का सिद्धांत था SR टाइप लर्निंग थ्योरी, और स्किनर के सिद्धांत को हम कहते हैं R टाइप लर्निंग थ्योरी। R टाइप लर्निंग थ्योरी। R टाइप लर्निंग थ्योरी कहते हैं। और अंग्रेजी में सिर्फ एक नाम आपको याद रखना है, और वह है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये इस सिद्धांत के विभिन्न नाम हैं। पहला क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, R टाइप लर्निंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इस सिद्धांत के ये इतने नाम हैं, आपको याद रखने हैं। किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। और ये नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ये कई बार पेपरों में पूछा भी गया है कि नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो आपका उत्तर होगा स्किनर के द्वारा दिया गया। चलिए, स्किनर के सिद्धांत को अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर स्किनर का सिद्धांत दो लोगों के सिद्धांत पर आधारित है, थार्नडाइक और हल। कभी पूछा जाए कि स्किनर का सिद्धांत किसके सिद्धांत पर आधारित है, तब आप बताओगे स्किनर का सिद्धांत थार्नडाइक के सिद्धांत और हल के सिद्धांत पर आधारित है। थार्नडाइक का जो सीखने का नियम था, प्रभाव का नियम, वहाँ से ये प्रभाव के नियम पर आधारित है, प्रभाव का नियम। और हल के सिद्धांत से लिया गया है पुनर्वलन। तो पुनर्वलन लिया है हल के सिद्धांत से,
और थार्नडाइक के सिद्धांत का जो प्रभाव का नियम है, इन दोनों लोगों के सिद्धांत पर आधारित है स्किनर का सिद्धांत। स्किनर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पूछा जाए स्किनर महोदय कहाँ के विद्वान थे, तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और इनका पूरा नाम भी आप याद रखिए, व्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर या B.F. स्किनर, B.F. स्किनर। तो B.F. स्किनर महोदय कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, आप बताओगे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और स्किनर का सिद्धांत किस किस के सिद्धांत पर आधारित है, तो दो लोगों के सिद्धांत पर आधारित है, थार्नडाइक के सिद्धांत पर और क्लार्केल हल के सिद्धांत पर आधारित है। थार्नडाइक के सिद्धांत से लिया गया है प्रभाव का नियम, थार्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है उस पर आधारित है, और हल का जो पुनर्वलन है वहां से इन्होंने पुनर्वलन लिया। तो आपको बताना है दो लोगों के सिद्धांत पर आधारित है, थार्नडाइक के सिद्धांत पर और हल के सिद्धांत पर। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने सन 1932 में किया। पूछा जाए सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने सन 1932 में किया। अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए स्किनर ने दो पुस्तकें लिखी। पहली पुस्तक थी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, पहली पुस्तक, और दूसरी पुस्तक थी बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए स्किनर महोदय ने दो पुस्तकें लिखी, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। ये दोनों पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं, और उसमें से ये पुस्तक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म कई बार पूछी गई है। तो आप इन दोनों पुस्तकों को याद रखेंगे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया, कब किया, 1932 में किया। और अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए स्किनर महोदय ने दो पुस्तकें लिखी, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए स्किनर महोदय ने दो प्रकार के व्यवहार बताए हैं, पहला सक्रिय व्यवहार और दूसरा प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। देखिए क्या होते हैं व्यवहार। अब हम इसको मिटा देंगे। अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए स्किनर ने दो प्रकार के व्यवहार बताए। पहला व्यवहार बताया प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। स्किनर प्रमुख व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, यह भी आप याद रखना। इस प्रकार का व्यवहार उत्तेजना के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता है। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार जो होता है, यह व्यवहार उत्तेजना के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता है। लिख सकते हैं हम, इस प्रकार का व्यवहार उत्तेजना के नियंत्रण में रहता है। उत्तेजना के नियंत्रण में रहता है। जैसे माने ये ऐसा व्यवहार होता है जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, उत्तेजना का कंट्रोल होता है। आप चाहकर भी इसको कुछ नहीं कर सकते। जैसे अगर खाना खा रहे हैं आप, तो खाना खाते समय
मुंह में लार का आना। अगर कभी प्रश्न पूछ दिया जाए कि खाना खाते समय मुंह में लार का आना कैसा व्यवहार है, तो आप बताओगे खाना खाते समय मुंह में लार का आना प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है। इस पे आपका कंट्रोल नहीं है, हमारा आपका इस पे कंट्रोल है। जब हम भोजन करेंगे तो स्वाभाविक रूप से लार मुंह में आएगी और उसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार के व्यवहार को स्किनर ने बताया प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। इस पे व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होता है, वो उत्तेजना के नियंत्रण में रहता है। ऐसे व्यवहार को बताया प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। जैसे खाना खाते समय मुंह में लार का आना, या आंख में तिनका गिरने पर, आंख में तिनका गिरने पर आंसू निकलना, आंसू निकलना। आंख में हम कहीं जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं मान लिया, और आंख में कोई तिनका गिर गया, तो ज्यादा जब दिक्कत करेगा तो आपकी आंखों से ऑटोमेटिक स्वयं आंसू निकलने लगेंगे, आप उन आंसुओं को रोक नहीं पाओगे। तो इस प्रकार का व्यवहार स्किनर महोदय ने बताया प्रतिक्रियात्मक व्यवहार होता है। तो क्या बताया प्रतिक्रियात्मक व्यवहार? इस प्रकार का व्यवहार उत्तेजना के नियंत्रण में रहता है, उत्तेजना के नियंत्रण में रहता है। जैसे खाना खाते समय मुंह में लार का आना या आंख में तिनका गिरने पर आंसुओं का निकलना। दूसरे प्रकार का व्यवहार बताया सक्रिय व्यवहार। दूसरे प्रकार का व्यवहार बताया सक्रिय व्यवहार। इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार का व्यवहार उत्तेजना के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं रहता। इस प्रकार का व्यवहार उत्तेजना के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं रहता है। जैसे आपके दरवाजे पर किसी ने घंटी बजाई, अब आपका मन हो तो दरवाजा खोल दो, आपका मन नहीं है दरवाजा मत खोलो। या इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है वर्तमान समय में आपका फोन, मोबाइल फोन, आपके मोबाइल पर फोन पर घंटी आई, आपका मन है आप कॉल रिसीव करिए, आपका मन नहीं है आप कॉल मत रिसीव करिए। तो इस प्रकार का जो व्यवहार है हमारा, वो उत्तेजना के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं रहता है। यानी ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम दरवाजा खोलें या ना खोलें। तो इस प्रकार का व्यवहार जिसमें व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, यानी व्यक्ति चाहे तो वो कार्य करे, चाहे तो ना करे, तो वो क्या कहलाएगा? सक्रिय व्यवहार कहलाएगा। और जिसमें व्यक्ति चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, ऐसा व्यवहार आपका प्रतिक्रियात्मक व्यवहार कहलाएगा। तो थार्नडाइक महोदय ने अपने सिद्धांत में दो प्रकार के व्यवहार बताए थे, पहला प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, दूसरा सक्रिय व्यवहार। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, इस प्रकार का व्यवहार उत्तेजना के नियंत्रण में रहता है। जैसे खाना खाते समय मुंह में लार का आना, यह प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है। और सक्रिय व्यवहार आप लिख सकते हो, जैसे घंटी बजने पर दरवाजे का खोलना, दरवाजे का खोलना या ना खोलना व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। यानी व्यक्ति चाहे तो दरवाजा खोले और व्यक्ति चाहे तो दरवाजा ना खोले। इस प्रकार का व्यवहार कहलाता है आपका सक्रिय व्यवहार। तो आशा है दोनों व्यवहार आपको समझ में आए होंगे।
एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। स्किनर के अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1932 में किया अपनी 2 पुस्तकों में, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी और द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्किनर महोदय कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए स्किनर महोदय ने 2 प्रकार के व्यवहार बताए, प्रतिक्रियात्मक और सक्रिय। तो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, इस प्रकार का व्यवहार उत्तेजना के नियंत्रण में रहता है, जैसे खाना खाते समय मुंह में लार का आना या आंख में तिनका गिरने पर आंसू का निकलना, वो जरूर होगा कार्य। इस पे व्यक्ति की कोई रोक नहीं है, व्यक्ति उसको नहीं रोक सकता है। लेकिन जो दूसरे प्रकार का व्यवहार बताया, सक्रिय व्यवहार, तो इस प्रकार का व्यवहार उत्तेजना के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं रहता है, जैसे घंटी बजने पर दरवाजे का खोलना या न खोलना व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी सिद्धांत से संबंधित। अब हम बात करेंगे स्किनर के प्रयोग की। स्किनर का प्रयोग क्या था? स्किनर का प्रयोग, तो स्किनर ने अपना प्रयोग चूहों पर किया था। सबसे बड़ी बात देखो, कुछ पुस्तकों में आपको मिल जाएगा स्किनर ने अपना प्रयोग चूहों पर किया, चूजों पर भी किया, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रयोग था कबूतरों पर भी किया था इसने। चूहों पर किया, चूजों पर किया और कबूतरों पर भी किया, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग था वह चूहे वाला प्रयोग इसका था। स्किनर महोदय का जो चूहे वाला प्रयोग था वो सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त हुआ। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहों पर किया। इसके लिए स्किनर महोदय ने एक बॉक्स बनवाया इस प्रकार का, जिसे स्किनर की मृत्यु के बाद में नाम दिया गया स्किनर बॉक्स। स्किनर बॉक्स नाम दिया गया स्किनर की मृत्यु के बाद। इस बॉक्स में उसने एक चूहे को बिठा दिया, यहां पर ये चूहा बिठा दिया, और इस प्रकार से ये लीवर लगा दिया यहां पर। ये समझ लेना आप, थोड़ी चित्रकला हमारी खराब है, हम आर्ट नहीं बन पाती सही से, तो आप समझ लेना ये चूहा है। तो स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे पर किया था। इसके लिए स्किनर ने क्या किया? चूहे को पिंजड़े में बंद कर दिया। अब अगर हम इसकी तुलना करें थार्नडाइक से, तो थार्नडाइक ने भी बिल्ली पर प्रयोग किया और बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया। थार्नडाइक ने जब तक बिल्ली के सामने भोजन नहीं प्रस्तुत किया, बिल्ली चुपचाप एक कोने में बैठी रही। अगर आपने नहीं देखा तो पीछे वाला वीडियो आप देखना थार्नडाइक वाला, उसमें हमने समझाया इस चीज को। लेकिन स्किनर के प्रयोग में चूहा भूखा था, लेकिन वो शांत नहीं बैठा, वो बराबर उछल कूद करता रहा। इसी उछल कूद करते करते चूहे का पैर लीवर पर गिरा और ये दरवाजा खुल गया। सॉरी, ये दरवाजा नहीं खुलता है, थोड़ा सा ये गलत बना दिया चित्र हमने है। यहां पर एक प्याली रखी होती है, एक प्याली, और इस प्याली में भोजन आ जाता है, चूहा भोजन कर लेता है। तो थार्नडाइक कहते हैं कि जब तक उद्दीपक नहीं होगा तब तक अनुक्रिया नहीं होगी। इसके विपरीत स्किनर कहते हैं कि बालक बालिकाओं को निरंतर अनुक्रिया करते रहना चाहिए, उद्दीपक सामने हो अन्यथा ना हो। जैसा कि चूहे ने किया, बिल्ली के सामने जब तक भोजन उद्दीपक नहीं आया तब तक बिल्ली चुपचाप बैठी रही, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। लेकिन चूहे के सामने भोजन नहीं था, चूहा फिर भी इसमें उछल कूद करता रहा। इसी उछल कूद करते करते चूहे का पैर अचानक लीवर पर गिरा, और लीवर पर गिरने से क्या हुआ? अंदर से प्याली में भोजन आ गया, चूहे ने भोजन कर लिया। अब ये जो भोजन था चूहे के लिए, ये पुनर्वलन का कार्य कर रहा है। भोजन क्या है? पुनर्वलन है। ये बहुत बार प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत में पुनर्वलन को सर्वाधिक महत्व दिया? तो पुनर्वलन को सर्वाधिक महत्व देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे बीएफ स्किनर महोदय। और पुनर्वलन का जो सिद्धांत दिया वो क्लार्केल हल ने दिया। दोनों बातें अलग हैं। पुनर्वलन को अपने सिद्धांत में महत्व किसने दिया? तो बीएफ स्किनर ने दिया। और पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया? तो क्लार्केल हल ने दिया। तो आप ध्यान रखना, ये चूहे के लिए पुनर्वलन का कार्य कर रहा था। पुनर्वलन के प्रभाव से
अब चूहे की जो कार्य करने की गति थी वो और बढ़ गई। स्किनर महोदय ने इस प्रयोग को कई बार दोहराया। अंत में एक स्थिति ऐसी आ गई कि चूहा बिना कोई गलती किए सीधे जाता पिंजड़े के अंदर, बॉक्स के अंदर, और लीवर को दबाता, भोजन प्राप्त कर लेता। तो यहां पर आपको यह बात ध्यान रखनी है कि थॉर्नडाइक के प्रयोग में जो भोजन था वह उद्दीपक का कार्य कर रहा था, लेकिन स्किनर के प्रयोग में जो भोजन है वो पुनर्वलन का कार्य कर रहा है। स्किनर के सिद्धांत में उद्दीपक नहीं है, भोजन पुनर्वलन का कार्य कर रहा है। स्किनर महोदय कहते हैं यदि भोजन के स्थान पर चूहे को कहीं से कोई चोट लग जाती, उसके पैर में चोट लग जाती, उसके सिर में चोट लग जाती, तो चूहा वो कार्य नहीं करता। चूहा दोबारा वो कार्य नहीं करता, दोबारा उछल कूद नहीं करता। लेकिन उछल कूद करने में चूहे को क्या मिला? भोजन मिला, और भोजन कार्य कर रहा है पुनर्वलन का। तो भोजन मिलने के बाद में चूहे की क्रियाशीलता और बढ़ गई। अर्थात हम कह सकते हैं यदि किसी क्रिया के पश्चात कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपक हो तो उस क्रिया की तीव्रता में वृद्धि हो जाती है, अर्थात वह क्रिया और तीव्र हो जाती है। ये याद रखिएगा आप। यहां से आप याद करना, निष्कर्ष क्या निकल के आता है सामने? निष्कर्ष निकल के आता है यदि किसी क्रिया के बाद, यदि किसी क्रिया के पश्चात बल प्रदान करने वाला पुनर्वलन मिल जाए तो उस क्रिया की तीव्रता में वृद्धि हो जाती है। तीव्रता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो स्किनर महोदय के सिद्धांत में जो भोजन है वह पुनर्वलन का कार्य कर रहा है, ये आप मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे। अब स्किनर ने बताया पुनर्वलन 4 प्रकार का होता है। स्किनर के अनुसार पुनर्वलन 4 प्रकार का होता है। ये 4 प्रकार का पुनर्वलन होता है जो शैक्षिक प्रक्रिया के लिए भी बहुत आवश्यक है। पहला प्रकार है क्रमिक पुनर्वलन। क्रमिक पुनर्वलन। स्किनर महोदय कहते हैं कि बालक बालिकाओं को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, और थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं कि जब उद्दीपक हो तब क्रिया होनी चाहिए, माने क्रिया तभी होगी जब उद्दीपक होगा। अब अगर आप देखें इसको तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार जब वैकेंसी आए तब पढ़ना, लेकिन स्किनर महोदय कहते हैं कि वैकेंसी कभी भी आए, हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, यानी हम क्रियाशील बराबर रहें। जैसे बहुत बार आप लोग पूछते हो वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी तो कभी न कभी आएगी, लेकिन जब हमारी तैयारी अच्छी नहीं होगी तो वैकेंसी कुछ नहीं कर पाएगी, आएगी चली जाएगी। उसके लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और जितना ज़्यादा हम तैयारी के साथ में परीक्षा हाल में बैठेंगे हमें उतना ज़्यादा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा। तो स्किनर महोदय कहते हैं कि बालक बालिकाओं को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, बालक बालिकाओं को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, और बीच बीच में अगर उनको पुनर्वलन दे दिया जाए तो उनकी जो क्रिया है उसकी तीव्रता में वृद्धि होती है। इसी क्रम में पहले प्रकार का बताते हैं क्रमिक पुनर्वलन, यानी ऐसा पुनर्वलन जो बालक को क्रम से मिलना चाहिए, एक निश्चित क्रम से मिल ले, ऐसे पुनर्वलन को हम कहते हैं क्रमिक पुनर्वलन। दूसरा है निश्चित अनुपात पुनर्वलन। निश्चित अनुपात पुनर्वलन। तीसरा है निश्चित
अंतराल पुनर्वलन, निश्चित अंतराल पुनर्वलन, निश्चित अनुपात पुनर्वलन और निश्चित अनुपात पुनर्वलन। अगला है परिवर्तनशील पुनर्वलन, चौथा है परिवर्तनशील पुनर्वलन। निश्चित अंतराल पर पुनर्वलन दिया जाए, एक निश्चित ड्यूरेशन पर दिया जाए, और एक और पुनर्वलन जो है वह परिवर्तनशील हो, बराबर बदलते रहना चाहिए। एक विशिष्ट प्रकार का एक ही पुनर्वलन आप बराबर नहीं दे सकते हो। तो ये 4 प्रकार का पुनर्वलन जो है वह 2 रूपों में दिया जाता है। इसके 2 रूप हैं, या तो ये पुनर्वलन दिया जाएगा आपको सकारात्मक, और या दिया जाएगा नकारात्मक। 2 रूपों में दिया जा सकता है। अगर हम सकारात्मक की बात करें तो इसके अंतर्गत आ सकता है प्रशंसा, किसी की प्रशंसा करना, कोई पुरस्कार देना, सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करना। ये इस प्रकार से ये सकारात्मक है, किसी की प्रशंसा करना, कोई पुरस्कार देना, कोई मेडल देना, कप देना, शील्ड देना, ये सकारात्मक पुरस्कार हो गए। नकारात्मक में क्या है? दंड, किसी को दंड देना, ये नकारात्मक पुरस्कार है। अपमान सूचक शब्द कहना, अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग करना, ये नकारात्मक है। तो कुल मिलाकर के ये 4 प्रकार का पुनर्वलन 2 रूपों में मिलता है, या सकारात्मक रूप से मिलेगा या नकारात्मक रूप से मिलेगा। तो स्किनर ने 4 प्रकार के पुनर्वलन बताए और अपने सिद्धांत में सर्वाधिक महत्व दिया पुनर्वलन को। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। जो शिक्षण की मशीन थी, पहली शिक्षण मशीन बनाई थी सिडनी एल प्रेसी ने, बनाई। पहली शिक्षण की मशीन बनाई सिडनी एल प्रेसी ने। स्किनर ने इस शिक्षण मशीन और प्लस अपने इस सिद्धांत का सहारा लेकर के, देखो आपसे पूछा जाए प्रथम शिक्षण मशीन किसने बनाई, तब आपका उत्तर होगा सिडनी एल प्रेसी ने बनाई। प्रथम जो शिक्षण मशीन थी वह बनाने का श्रेय जाता है सिडनी एल प्रेसी को। और स्किनर ने क्या किया, सिडनी एल प्रेसी की इस मशीन का और अपने इस सिद्धांत का सहारा लेकर के या इस आधार पर एक नई शिक्षण की विधा प्रारंभ की, जिसको कहते हैं अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित या अभिक्रमायोजित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन का निर्माण किया। तो ये प्रश्न भी कई बार टेट में आ चुका है। अभिक्रमित अनुदेशन का प्रारंभ किसने किया, या अभिक्रमित अनुदेशन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो BF स्किनर को कहा जाता है। लेकिन अगर प्रथम शिक्षण मशीन की बात आए तो प्रथम शिक्षण मशीन का निर्माण किया था सिडनी एल प्रेसी ने। तो ये इस सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब देखिएगा इसका हम शैक्षिक महत्व। शैक्षिक महत्व, इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है? तो सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि शिक्षा में पुरस्कार का स्थान बढ़ा। शिक्षा में जो पुरस्कार था उसका स्थान बढ़ गया। पुरस्कार यहाँ पर आप बताएंगे पुनर्वलन का कार्य कर रहा है स्किनर के सिद्धांत के अनुसार। जब बालक ने कोई क्रिया की और कुछ अच्छा कर रहा है, आपने उसको पुरस्कार दे दिया, ये पुरस्कार बच्चे के लिए पुनर्वलन का कार्य करेगा, जिससे जो क्रिया बालक के द्वारा की जा रही है वह और तीव्र गति से होगी या और अच्छी तरीके से होगी।
तो पुरस्कार का स्थान शिक्षा में बढ़ गया है। दूसरा, बालकों की क्रियाशीलता पर बल। बालकों की क्रियाशीलता पर बल। यह सिद्धांत बालकों की क्रियाशीलता पर बल देता है। दूसरी बात आप बताएंगे, बालकों की क्रियाशीलता पर बल देता है। तीसरा, ये मनोरोगियों की चिकित्सा के लिए बहुत लाभदायक है। मनोरोगियों की चिकित्सा में लाभदायक। यह सिद्धांत जो है मनोरोगियों की चिकित्सा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि इसमें बराबर क्रिया करवाई जाती है। तीसरा, चौथा देखिए, यह सामान्य बालकों को सिखाने में सहायक। सामान्य बालकों को सिखाने में सहायक। यह सिद्धांत सामान्य बालकों को सिखाने में सहायक है। अब आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के द्वारा शिक्षा में पुरस्कार का महत्व बढ़ा है, तो आप बताओगे स्किनर के सिद्धांत के अनुसार मनोरोगियों की चिकित्सा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लाभदायक है, तब आप बताओगे स्किनर का सिद्धांत। या सामान्य बालकों को सिखाने में कौन सा सिद्धांत सहायक है, तो या आप सिद्धांत स्किनर का सिद्धांत सहायक है। अगला, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित। करके सीखने के नियम पर आधारित। करके सीखने के नियम पर आधारित। तो यह सिद्धांत करके सीखने के नियम पर आधारित है, यानी बालक स्वयं करके सीखता है। जैसे चूहे ने कई बार प्रयास किए और अंत में चूहे को सफलता मिल गई, तो ये करके सीखने पर आधारित है। और जो रेडियो है, कैमरा, टेलीविजन आदि इसी सिद्धांत के अनुसार चलाए जाते हैं। तो ये था हमारा बीएफ स्किनर का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, आर टाइप लर्निंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और जितने भी इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे हमने उन सब की चर्चा की। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में मिलेंगे हम नए सिद्धांत के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।